हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उग्र राष्ट्रवादियों के बारे में, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी गतिविधियां या क्रांतिकारी आंदोलन। हमने देखा है 1857 से ही क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। हमने ये भी पढ़ा कि संथाल विद्रोह 1855 में शुरू हुए, फिर नील विद्रोह शुरू हुए 1860 में, कूका या बहावी आंदोलन शुरू हुए। धीरे धीरे करके क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ती ही गई। क्यों बढ़ती गई? क्योंकि सरकार दमन का सहारा ले रही थी और इधर नवयुवकों ने ये देख लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में एक उदारवादी दल के नेतृत्व में कि वो संवैधानिक साधनों का यूज करने से हमें कुछ नहीं देने वाले हैं। तो हमें अपने लिए यदि स्वतंत्रता पानी है तो उसके लिए हमें संघर्ष करना होगा, और ये संघर्ष के लिए हमें अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ सकती है। तो इस सब के लिए वो पूर्ण रूप से तैयार थे। और भी बहुत सारे कारण थे, जैसे कि विषम में घट रही उस समय की घटनाएं, 1905 में रूस जापानी युद्ध, जिसमें रूस जैसे इतने बड़े देश पे जापान जैसे छोटे से देश की विजय, या आयरलैंड के लोगों द्वारा इंग्लैंड से अपने आप को मुक्त करवाना। तो इस तरह की घटनाओं ने भी क्रांतिकारियों पे या उस वर्ग पे जो उस समय उभर रहा था, नवयुवकों का एक वर्ग जो क्रांति के द्वारा, क्रांतिकारी साधनों के द्वारा अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूर्णतः तत्पर था। तो उस वर्ग ने एक ऐसी सोच विकसित की समाज में कि क्रांति ही हमें आजादी दिला सकती है, उसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। तो इस सोच के विकास होने के क्या कारण थे, क्रांतिकारी आंदोलनों के उदय के क्या कारण रहे, वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे। फिर हम क्रांतिकारी गतिविधियों को पढ़ेंगे, उनके सिद्धांतों को, उनके जो है हथियारों को पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या शस्त्र अपनाए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण। पहला कारण तो यही है स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि जो विभिन्न छोटे छोटे दर्जे पे विद्रोह हुए, चाहे संथाल विद्रोह था, बहावी आंदोलन थे, कुका विद्रोह थे, या फिर हम 1857 के विद्रोह की बात करें, वो असफल रहे थे। फिर हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। शुरुआती 20 वर्षों में वो भी अपने कार्यों में असफल रही क्योंकि उन्होंने संवैधानिक साधनों को अपनाया था। तो पहला कारण यही है, संवैधानिक साधनों की असफलता। संवैधानिक साधनों की असफलता। तो हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना कर दी गई। उस राष्ट्रीय संस्था ने अपने लक्ष्यों को पाने के लिए संवैधानिक साधनों का यूज किया। शुरुआती जो दौर था उदारवादियों का दौर रहा, और उन्होंने संवैधानिक साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयत्न किए। लेकिन नवयुवक वर्ग, युवा वर्ग उस बात से संतुष्ट नहीं हो पाया। हालांकि उसमें जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष पद पे जो व्यक्ति कार्यरत रहे, या उसमें और जो विद्वान व्यक्ति रहे थे, वो भी असंतुष्ट थे। तो उनकी असंतुष्टता ने ही उनकी असफलता को उजागर किया कि जो संवैधानिक साधन वो अपना रहे हैं वो सफल नहीं हो रहे, तो कोई और तरीका निकालना पड़ेगा उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी बातें मनवाने के लिए। तो नवयुवकों ने क्रांतिकारी साधनों के द्वारा ही अपनी मांगों को सरकार से पाने की कोशिश की। तो ये पहला कारण रहा कि शुरुआत में उन्होंने कोशिश की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में संवैधानिक साधनों के द्वारा अपनी मांगे मनवाने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसी कारण से अब जो है उन्होंने क्रांति का मार्ग अपनाया। तो पहला कारण यही था। और इसमें हम बात कर सकते हैं युगांतर पत्र की 1906 में, उसमें लिखा गया था कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। भारत के 30 करोड़ लोगों के 60 करोड़ हाथ संघर्ष में जुटे हुए हैं। तो संघर्ष के मार्ग को अपना करके ही हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं।
अगला कारण है आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण। तो स्टूडेंट्स हमने देखा है कि किस तरह से इंग्लैंड की सरकार ने भारत का आर्थिक शोषण किया है। इसमें उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत के धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में काफी डिटेल से बताया है कि भारत से भारतीय धन किस प्रकार से इंग्लैंड की ओर बहाया जा रहा है, किस प्रकार से इंग्लैंड ले जाया जा रहा है। उसके लिए उन्होंने बताया है कि कैसे विभिन्न युद्धों में भारतीय धन खर्च किया जा रहा है, जो इंग्लैंड अपने पैसे से जीतना चाहिए, जो वो भारतीय धन से वो जीतने की कोशिश कर रहा है। यहाँ के पद पर कार्यरत इंग्लैंड के अधिकारियों को भारतीय धन से पे दी जा रही है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, चाहे वो कच्चे माल के रूप में ले जाया जा रहा है, चाहे वो विभिन्न सेवाओं के रूप में, जो सैनिक या असैनिक है उनके रूप में ले जाया जा रहा है। तो इस तरह से भारत का जो धन है वो इंग्लैंड ले जाया जा रहा है। तो अंग्रेज भारत का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। जब ये बात युवा वर्ग को समझ में आई, क्रांतिकारियों को समझ में आई, तो एक आग धधक उठी कि क्यों ब्रिटिश सरकार तो सदियों से शोषण कर रही है हमारा, तो अब ये ऐसा ही चलता रहा तो ये हमारा शोषण करते रहेंगे, आर्थिक रूप से हम कमजोर हो रहे हैं, तो ये हमारा शोषण क्यों कर रहे हैं। अपने आप को ब्रिटिश सरकार के शोषण से मुक्त करवाने के लिए ही उन्होंने क्रांतिकारी साधनों को अपनाने की सोची थी, और उनको पता था ये सारी चीजें हिंसात्मक तरीके से ही प्राप्त की जा सकती हैं। अगला है अकाल और प्लेग। अकाल और प्लेग हमने स्टूडेंट्स पढ़ा 1897 में भयंकर अकाल पड़ा, और 1897 के बाद 1899 में, तो ये दोनों अकाल इतने बड़े बड़े थे जो बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में पड़े। उससे पहले भी हमने बात की कि लगभग 18 अकाल पड़े थे, तो जिसमें ये दो अकाल 1897 का और 1899 का अकाल सबसे बड़े थे, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग जो है इसका शिकार बने थे। तो उसके बाद रही सही कसर प्लेग ने निकाल दी। तो इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया भारतीयों के लिए, जिसमें ब्रिटिश सरकार उस समय राज कर रही है, तो उनको चाहिए था कि वो लोगों की, जनता की सहायता करे, तभी जो है जनता का वो विश्वास जीत पाते। नवयुवकों को या क्रांतिकारी विचारधारा वाले युवकों को, विद्वानों को ये विश्वास हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के लिए कभी कुछ नहीं करेगी, यदि वो मरने की कगार पे आ जाए तो वो उसको बचाने के लिए कुछ नहीं करेगी। तो इस प्रकार से इन महामारियों ने, इन बुरे समय ने लोगों को एक सबक दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बुरे समय में तुम्हारे साथ नहीं है, अपितु वो अपने पांव पीछे खींच लेगी, अपने हाथ पीछे खींच लेगी। तो जब तुम्हारे बुरे समय में ही साथ नहीं है तो अच्छे समय में कहाँ तुम्हारे साथ होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने आप के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाया। और उसके बाद अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं हम, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कर दिया उन्होंने, रही सही कसर निकाल दी बंगाल का विभाजन करके, जिसमें हिंदू और मुस्लिमों के बीच उन्होंने सांप्रदायिकता का जहर घोला, और हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता का जहर घोलने की पूरी कोशिश की। फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए बंगाल विभाजन को अंजाम दिया। जबकि विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियां भी हुई इसके खिलाफ, तो सरकार ने दमन का सहारा लिया। बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय को देश निकाला दे दिया गया और उनको जेलों में डाल दिया गया। तो इस प्रकार से दमन का सहारा लिया सरकार ने विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने में। तो बंगाल का विभाजन था, इससे हिंदू और मुस्लिमों में सांप्रदायिकता का जहर तो घोला ही साथ विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए भी उन्होंने दमन का सहारा लिया। तो अब तो उनको विश्वास हो गया कि क्रांतिकारी साधनों से ही हमें आगे बढ़ा जा सकता है और अपने लक्ष्यों को पाया जा सकता है। धार्मिक नेताओं का प्रभाव। धार्मिक नेताओं का प्रभाव
धार्मिक नेताओं में हम बात कर सकते हैं उस समय के जो सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे। हम स्वामी विवेकानंद की, जिन्होंने कहा कि आत्मा अजर है, अमर है, और उसकी अजरता अमरता तो सदैव निश्चित रहती है। वो अजर है, अमर है, वो कभी भी मरती नहीं है। तो इस बात से नवयुवक वर्ग काफी प्रभावित हुआ। उन्होंने संघर्ष का मार्ग अपना करके अपने प्राणों को न्यौछावर करने की और अपने देश को आजादी दिलाने की शपथ खा ली। जो लोग स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे, तो इस प्रकार से धार्मिक नेताओं का भी प्रभाव पड़ा कि उस समय का युवा वर्ग अपने जान को, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए आ गया, और वो सब क्रांतिकारी गतिविधियों से ही हो सकता था। अगला है साहित्य का प्रभाव। साहित्य का प्रभाव, यहाँ पे उस समय पे लिखे गए साहित्य ने भी नवयुवक वर्ग को, क्रांतिकारियों को प्रोत्साहित करने का काफी काम किया, जिसमें हम बात कर सकते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए आनंद मठ की, जो क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक मुख्य साहित्य कृति कही जा सकती है। या हम बात कर सकते हैं वीरेंद्र कुमार घोष के लेखों की, हम बात कर सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के विभिन्न उद्धरणों की, जिसमें उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से क्रांतिकारियों के उत्साह को जगाया था। तो साहित्य का भी काफी प्रभाव रहा था, जिस कारण से युवा वर्ग या क्रांतिकारी वर्ग का उदय हुआ था। विदेशी घटनाओं का प्रभाव, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, विदेशी घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा स्टूडेंट। जैसे कि 1905 में रूस जैसे इतने बड़े देश की जापान जैसे छोटे से देश द्वारा हार मिलना, और आयरलैंड द्वारा इंग्लैंड के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करवाने के लिए संघर्ष छेड़ना, तो ये बातें साम्राज्यवादियों की अजेयता को दिखा रही थी, उनकी पराजय को दिखा रही थी। इससे क्रांतिकारियों को काफी प्रोत्साहन मिला। उन्होंने सोच लिया कि जब वो लोग अपने लिए लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं लड़ सकते, हम क्या किसी से कम हैं। तो इस प्रकार से एक नए उत्साह का उनके अंदर संचार हुआ। सरकार की दमन नीति, सरकार की दमन नीति, हमने देखा है कि सरकार ने बंगाल विभाजन किया, तो बंगाल में काफी रोष प्रदर्शन हुआ। इधर कांग्रेस में भी विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल में वो बंट गए। तो गरम दल के जो सदस्य थे वो काफी रोष में थे। बंगाल के विभाजन के लिए जगह जगह पे उन्होंने धरने दिए या स्वराज्य के उन्होंने नारे लगाए, स्वदेशी और बहिष्कार को उन्होंने प्रचलित किया और लोगों में फैलाने की कोशिश की, लोगों को चिताने की कोशिश की। तो सरकार ने उनकी गतिविधियों को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया, और सरकार का ये दमन चक्र चला। बहुत सारे युवकों को उठा करके खामखा बिना रीजन बताए जेल में डाल दिया गया, और बिना रीजन बताए तो उनको जेल में डाला ही गया। उनको काफी यातनाएं भी दी गई। लाला लाजपत राय की बात करें, बाल गंगाधर तिलक की बात करें, अरविंदो घोष की बात करें, इनको जेल में डाल दिया गया और कई सालों की जो है इनको सजाएं दी गई। बहुत सारे लोगों को देश निकाला दे दिया गया। तो इस तरह से सरकार ने कुल मिलाकर हम ये कहें कि दमन का सहारा लिया क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए, तो कोई गलत नहीं होगा। तो इससे क्रांतिकारियों में एक उत्थान, एक उभार उजागर हुआ, न कि वो दबे, कि सरकार उनको दबा रही है तो वो दब जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक उत्थान, एक उत्साह देखा जा सकता है। तो ये थे क्रांतिकारी आंदोलनों के उदय के कारण। आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे क्रांतिकारियों के क्या उद्देश्य रहे थे, क्या सिद्धांत रहे थे और क्या उन्होंने साधन अपनाए अपने लक्ष्यों को पाने के लिए। आज आप इसको पढ़ के देखेंगे स्टूडेंट्स, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण। अगले लेक्चर में हम जो है इसे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।